बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू भक्कर एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ नईमुल्लाह कुरैशी। परसोना की ग्रैंड सीरीज़ के सिलसिले में हम उसका चैप्टर नंबर 6 आज सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक एजुकेशनल रिसर्च के साथ है। ये एजुकेशनल रिसर्च जो है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। आज हम इसका पहला पार्ट हल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि साइड बाय साइड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट जो है उनका रिलेशनशिप, उनका आपस में ताल्लुक, मीनिंग क्लियर कर दूँ, ताकि एजुकेशनल रिसर्च आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। शुरू में रिसर्च की डेफिनेशन दी गई है, एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज कॉल्ड रिसर्च। याद रखें, रिसर्च की डेफिनेशन खुद ब खुद आपको बता रही होती है कि मैं रिसर्च की डेफिनेशन हूँ। आप इसके लिए याद रखिएगा कि इसमें अक्सर औकात ऐसा होता है कि साइंटिफिक नॉलेज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी कि ये बाकायदा कोई असूल और ज़वाबित पर मबनी तरीक़ाकार होता है, ठीक है, जो एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करता है, उसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं। तो साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक नॉलेज का लफ्ज़ इसकी डेफिनेशन में लाजमन अक्सर औकात इस्तेमाल होता है। सो रिसर्च जो है इस एक्टिविटी का नाम है। रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस भी है, एक्टिविटी भी है, एनालिसिस भी है। तो ये हम ऑल ऑफ दीज करेंगे, ये तीनों दुरुस्त हैं। रिसर्च के साथ हम क्या करते हैं, नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, नए नताइज तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो रिसर्च इज़ अ सोर्स ऑफ इन्वेंशंस, हम नए हकायक की तलाश करते हैं। याद रखें, रिसर्च इन्वेंशंस का एक ज़रिया है। सवाल नंबर 4 है कि रिसर्च इज़ क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? अभी अगर आप लिख रहे हैं तो साथ साथ में यहीं पे आप मेंशन कर दें। मैं कोशिश करूंगा जो भी नया टॉपिक शुरू हो रहा है उसको मैं साथ साथ आपको समझाता चला जाऊं, उसके बाद आपको उसकी फर्दर डिटेल्स बताऊं। कि रिसर्च की जो दो मेन कैटेगरीज हैं उसमें आ जाता है रिसर्च बाय मेथड और रिसर्च बाय पर्पस। अब रिसर्च बाय मेथड में जो जो टाइप शामिल है उसमें हिस्टोरिकल रिसर्च शामिल होती है, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च शामिल होती है। इस तरह कॉजल, कंपैरेटिव और कोरिलेशनल रिसर्च भी रिसर्च बाय मेथड में शामिल होती है। इसी तरह जो दूसरी कैटेगरी है उसको हम रिसर्च बाय पर्पस कहते हैं। उसमें 3 कैटेगरीज शामिल होती हैं, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। तो आपने ये 5 चीज़ें हर सूरत में याद रखनी है, सॉरी 2 चीज़ें हर सूरत में याद रखनी है कि ये क्या रिसर्च बाय मेथड कौन कौन सी हैं और रिसर्च बाय पर्पस कौन कौन सी हैं। आगे मैं आपको बताता जाऊँगा कि किस रिसर्च का क्या जो है वो मीनिंग है, क्यों और कब यूज़ होती है। 5वां सवाल है, द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च इज अ रिसर्च बाय पर्पस एंड द सेकंड इज रिसर्च बाय मेथड। यानी कि 2 उन्होंने एक खुद बता दिए, एक हमने बतानी है, ठीक है। तो रिसर्च बाय पर्पस होती है एक, और एक रिसर्च बाय मेथड होती है। अब बेसिक रिसर्च मैंने अब आपको शुरू में बताया है। अगर आपने अभी उसी वक्त डिस्क्रिमिनेट कर लिया है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिक रिसर्च बाय मेथड है या बाय पर्पस है। तो याद रखिए, बेसिक रिसर्च जो है रिसर्च बाय पर्पस है, तो इसको आपने दुरुस्त कर लेना है। इसका जो बी जवाब है वो दुरुस्त होगा। यहाँ पे नन ऑफ दीज लिखा हुआ है तो ये गलत है, बी जवाब दुरुस्त होगा। बेसिक रिसर्च इज़ रिसर्च बाय पर्पस, ठीक हो गया। इसी तरह हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो रिसर्च बाय मेथड है। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है? रिसर्च बाय मेथड है। ऊपर मैंने आपको जो तकसीम करके दी है, आपने उसको अलग से गौर करके पढ़ लेना है, सुन लेना है या लिख लेना है, तो ये आपके लिए सवालात आसान हो जाएंगे। उसके बाद है जी अप्लाइड रिसर्च। देखिए, बेसिक, एक्शन और अप्लाइड, ये 3 आप याद कर लें, बाकी छोड़ें। 3 तो ये पर्पज़ है ना, बाकी जो भी आएगी वो मेथड होगी। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। बेसिक, अप्लाइड और एक्शन बाय पर्पज़ है। दोबारा, बेसिक, अप्लाइड और एक्शन जो है वो बाय पर्पज़ है। इसके अलावा जो भी आएगी वो बाय मेथड होगी, ठीक हो गया जी। चले जी, हिस्टोरिकल रिसर्च। अब देखिए, बेसिक, अप्लाइड और एक्शन को साइड पर रखना है, वो पर्पज़ है। तो यहाँ पे आगे हिस्टोरिकल तो उन तीनों में शामिल नहीं है, यानी कि बेसिक, अप्लाइड और एक्शन में शामिल नहीं है, वो तो पर्पज़ की थी। तो ये क्या हिस्टोरिकल है, ये बाय मेथड होगी। इसी तरह अप्लाइड रिसर्च जो है रिसर्च बाय पर्पज़ है, तो इसको भी आपने दुरुस्त करना है। यहाँ पे नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, अप्लाइड रिसर्च इज रिसर्च बाय पर्पज़। बेसिक, एक्शन और अप्लाइड जो है वो रिसर्च बाय पर्पज़ है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज लिखा हुआ है 8वें सवाल पे, आपने इसको दुरुस्त कर लेना है। इसका भी जवाब बी दुरुस्त है, पर्पज़। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी रिसर्च बाय मेथड है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, रिसर्च बाय मेथड कौन सी है, रिसर्च बाय पर्पज़ कौन सी है। आपने 3 को अलग कर लेना है बाय पर्पज़ को, कि वो बेसिक है, अप्लाइड और एक्शन है, वो रिसर्च बाय पर्पज़ है। बाकी मेथड में कौन कौन सी आती है, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, कॉजल, कंपैरेटिव, कोरिलेशनल, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना। अब एक्शन रिसर्च इज रिसर्च बाय
पर्पस, ठीक हो गया। इस तरह नावा था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? वो भी रिसर्च बाय मेथड है। अब ये सारी हैं क्या, इनका क्या क्या मतलब होता है, कब कब इस्तेमाल होते हैं, हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी रिसर्च बाय मेथड है, ठीक है। इसी तरह कॉजल कंपेरेटिव और कोरिलेशनल भी रिसर्च बाय मेथड ही है। मैंने दोबारा आपको ट्रिक रिवाइज कर रहा हूँ कि आप पर्पस वाली को अलग कर लें, वो 3 है, बेसिक, अप्लाइड और एक्शन। बाकी सारी की सारी रिसर्च बाय मेथड होती है। सवाल नंबर 13 है जी, द रिसर्च कंडक्टेड सोलली फॉर द पर्पज ऑफ द थ्योरी डेवलपमेंट एंड द रिफाइनमेंट इज कॉल्ड बेसिक रिसर्च। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक रिसर्च होती क्या है। देखिए, बेसिक रिसर्च को प्योर रिसर्च भी कहते हैं, आपको इसका नाम दूसरा याद आना चाहिए। बेसिक रिसर्च को प्योर रिसर्च भी कहते हैं, इसको फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। ये कब इस्तेमाल होती है, याद रखें, बेसिक रिसर्च तब इस्तेमाल होती है जब थ्योरी डेवलपमेंट की जाए। थ्योरी डेवलपमेंट के लिए बेसिक रिसर्च इस्तेमाल होती है। याद रखें, जब कोई नया थ्योरी बनानी हो तो उसके लिए बेसिक रिसर्च इस्तेमाल होती है। इसके कुछ खास है, कुछ फीचर्स हैं, वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसको फुली कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है, ठीक है, लैब में परफॉर्म किया जाता है। और एक एक्सपर्ट जो एक्सपेरिमेंटल लिस्ट होता है, वो इसको एक्सपर्ट जो होता है वो इसको परफॉर्म करता है। एनिमल्स पे इसको को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक पता नहीं है कि इसके नतीजे में क्या होगा। इसका इन्वायरमेंट और कंट्रोल बहुत टाइट होता है, बहुत सख्त होता है, ठीक हो गया। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। तो थ्योरी डेवलपमेंट के लिए क्या होती है बेसिक रिसर्च, इसका दूसरा नाम क्या है, फंडामेंटल या प्योर रिसर्च। ये बहुत अहम सवाल है और अक्सर पेपर में आ जाता है। अ रिसर्च दैट इज यूजुअली कंडक्टेड इन लेबॉर्टरी। देखिए, बेसिक रिसर्च क्या है, लेबॉर्टरी में कंडक्ट होती है। एक्सपर्ट इसको रिसर्चर जो है वो कंडक्ट करता है, एनिमल पे कंडक्ट करता है, कंट्रोल टाइट होता है, ठीक है। तो क्या रिसर्च कंडक्टेड यूजुअली कंडक्टेड इन लेबॉर्टरीज, तो वो बेसिक रिसर्च होती है। अ रिसर्च यूजेस एनिमल एज द सब्जेक्ट रादर देन द ह्यूमन बीइंग। पहले पहले तजर्बात जानवर पे, खरगोश पे, कुत्ते पे, रैट पे इस तरह हो रहे होते हैं, मंकीज पे हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो बेसिक रिसर्च होती है, थ्योरी डेवलपमेंट हो रही होती है। कंट्रोल इज़ वेरी टाइट, क्योंकि उनमें क्या हो रहा होता है, चीज़ों के रद्द अमल को, उनकी इम्पैक्ट को देखा जा रहा होता है, नोट किया जा रहा होता है, ठीक है। सो कंट्रोल इज़ वेरी टाइट जो है वो बेसिक रिसर्च में होता है। क्यों? क्योंकि वो लेबॉर्टरी अप्रोच है। याद रखें, बेसिक रिसर्च जो एक लेबॉर्टरी अप्रोच है। अ लॉट ऑफ वर्क इज़ डन बाई द वर्कर्स इन बेसिक रिसर्च, ठीक है। वर्कर्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं जो रिसर्चर होंगे बेसिक रिसर्च में। अ रिसर्च दैट इज़ कंडक्टेड फॉर अप्लाइंग एंड टेस्टिंग द थ्योरीज। अब देखिए, अप्लाइड, एक थ्योरी बन गई, अब उसको हमने अप्लाई करना है, ठीक है। इसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। और याद रखिए, अप्लाइड रिसर्च को फील्ड अप्रोच भी कहा जाता है या फील्ड रिसर्च भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं जाके हम लेबॉर्टरी से बाहर जाके अब उसको क्या करेंगे, किसी न किसी जगह पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या फ़र्क होगा अप्लाइड रिसर्च में, वो जो थ्योरी बन गई है, पहले तो हमने बेसिक रिसर्च में जब थ्योरी डेवलपमेंट की थी तो वो जानवर पे एक्सपेरिमेंट किया था। अब हमने, हमारा पर्पस तो जानवर नहीं थे, हमारा पर्पस तो उसको ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई करना था। तो हम जाकर अप्लाइड रिसर्च में उनको ह्यूमन बीइंग्स पे अप्लाई करते हैं, लेकिन थोड़े पैमाने पर। ह्यूमन्स आर द सब्जेक्ट इन द प्लेस ऑफ अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च में जो सब्जेक्ट होते हैं जिन पर वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है, जिन पर वो रिसर्च की जा रही होती है, वो ह्यूमन्स होती है अप्लाइड रिसर्च में। अब साफ ज़रा, जब अप्लाइड रिसर्च बेसिक तो होती है कौन सी, प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च, वो लेबॉर्टरी के अंदर होती है, तो उसमें कंट्रोल था टाइट। अब ये चली गई अप्लाइड होती है फील्ड में, तो यहाँ पे फील्ड में कंट्रोल को लेस रखना पड़ता है, ठीक है। जब ये ह्यूमन्स पे अप्लाई होगी तो ये लेबॉर्टरी से बाहर चली जाएगी, तो कंट्रोल लूज हो जाएगा, तो लेस कंट्रोल होगा। सो लेवल ऑफ कंट्रोल एंड प्रिसीजन इज लेस होगा। अभी फुली कंट्रोल लूज नहीं होगा, लेकिन लेस होगा, ठीक है। वो अप्लाइड रिसर्च पे होगा। रिसर्चर्स researcher as the educationist in the place of workers in applied and action research। ये दोनों ठीक है, रिसर्चर आर द एजुकेशनिस्ट इन अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। क्यों? देखें, अप्लाइड या एक्शन रिसर्च में जो है ना, रिसर्चर वो कौन होगा, एजुकेशनिस्ट होगा। देखिए, जो लेबॉर्टरी अप्रोच होगी ना बेसिक, उसमें होगा एक्सपर्ट, वो जो बिल्कुल थ्योरी को डेवलप कर रहा होगा। लेकिन अब यहाँ पे फील्ड में, क्योंकि देखिए आपको याद होना चाहिए हम एजुकेशनल रिसर्च पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल रिसर्च। अब फील्ड में जाके जो अप्लाई करेगा या क्लासरूम में जाके अप्लाई करेगा, वो कौन होगा, वो वर्कर्स होंगे, जिस तरह टीचर्स होंगे, ठीक है। तो वो अप्लाइड में भी होंगे और एक्शन में भी होंगे। क्यों? क्योंकि बेसिक में सिर्फ एक्सपर्ट थे, ठीक है, बेसिक में तो एक्सपर्ट थे, लेकिन यहाँ पर अप्लाइड और एक्शन में लूज कंट्रोल जो है वो लूज होगा। तो यहाँ पर एजुकेशनिस्ट जो है इसको इस पर काम करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे जाके फील्ड में।
22 है, रिसर्च दैट इज कंडक्टेड टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। हाँ भी, कौन सी रिसर्च की किस्म है? अभी देखिए हम रिसर्च बाई पर्पस को पढ़ रहे हैं। बेसिक थ्योरी डेवलपमेंट होती है, अप्लाइड जो है वो फील्ड में जाकर अप्लाई किया जाता है, ह्यूमंस आर सब्जेक्ट। अब एक्शन रिसर्च क्या होती है? एक्शन का मतलब है इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोकल लेवल पे, याद रखिए लोकल लेवल पे, एट द स्पॉट चीज़ों को हल करने के लिए जब हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। इसको क्लासरूम अप्रोच भी कहा जाता है। यानी कि अगर एजुकेशनल रिसर्च की बात की जाए तो टीचर आखिर पे, यानी कि उसका आखिरी जो एलिमेंट है वो टीचर और क्लासरूम होता है। वहाँ जाके जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना वो एक्शन रिसर्च है। उस वक्त कोई ना कोई स्टेप लेना वो एक्शन रिसर्च है। और रिसर्च दैट इज फोकस इन इमीडिएट एप्लीकेशन, इमीडिएट एप्लीकेशन यानी कि लोकल लेवल पर जिस वक्त इशू हो उस वक्त उसको लागू कर देना, जहाँ पे भी इशू हो उस वक्त लागू कर देना, ये एक्शन रिसर्च कहलाती है। और रिसर्च दैट इज कंसर्न विद द लोकल प्रॉब्लम, अगेन देखिए एक्शन रिसर्च क्या होती है? इमीडिएट होती है, क्लासरूम अप्रोच होती है, लोकल प्रॉब्लम को एड्रेस करती है। दिस इज एक्शन रिसर्च। A research that is conducted in the local setting, एक्शन रिसर्च होगी। A research which has the decentralized approach। अब देखिए सेंट्रलाइज क्या होता है? बड़े लेवल पर, यानी कि मरकजी लेवल पर, जिस तरह लेबॉर्ट्री के लेवल पर जो वो सेंट्रलाइज होता है कि यहाँ लेबॉर्ट्री से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन डिसेंट्रलाइज होती है इमीडिएट लोकल लेवल पर। देखिए ना, लोकल लेवल पर जब पावर डिजॉल्व होती है, चीज़ें तकसीम होती हैं, तो वो सेंटर से नीचे चली जाती है, इमीडिएट और लोकल लेवल तक चली जाती है, और इस अमल को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जिस तरह इख्तियारात की मुंतकिली को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। एक जगह पर मरकूज होना, जिस तरह बेसिक रिसर्च में था, उसको सेंट्रलाइज कहते हैं। लेकिन नीचे तक चले जाना, इमीडिएट और लोकल लेवल तक चले जाना, इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी कि चीज़ अब लेबॉर्ट्री में मरकूज नहीं रही, एक पॉइंट पर नहीं रही, बल्कि नीचे तक इमीडिएट लोकल लेवल तक आ गई। 27 रिसर्च दैट इज कंडक्टेड यूजुअली इन स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए लोकल लेवल है, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन, और ये आखिरी लेवल है जहाँ पे एक टीचर ने काम करना है। तो ये कौन सा है? लोकल है, इमीडिएट है, एक्शन रिसर्च इस पर काम करेगी। और रिसर्च विच हैज़ अ क्लासरूम अप्रोच, तो ये भी एक्शन रिसर्च है। तो ये अब आपको पता चल गया कि बेसिक रिसर्च क्या होती है, फंडामेंटल प्योर और थ्योरी डेवलपमेंट के लिए होती है। उसमें क्या होते हैं? एक्सपर्ट्स होते हैं, लेबॉर्ट्री में होती है, कंट्रोल टाइट होता है, और एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट होते हैं। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है? एजुकेशनिस्ट और वर्कर्स इसको फील्ड में जाके अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये इंसानों पे यानी कि ह्यूमन बींग्स सब्जेक्ट होते हैं। एक्शन रिसर्च जो है वो एक लोकल इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, क्लासरूम अप्रोच है। पीपल्स आर द सब्जेक्ट। देखिए वहाँ पे थे ह्यूमंस अप्लाइड में, बेसिक में थे एनिमल्स, अप्लाइड में थे ह्यूमंस। अब एक्शन जो कि है ही क्लासरूम अप्रोच, तो इसमें पीपल्स आर द सब्जेक्ट, यानी कि स्टूडेंट्स पे बात होगी, तो वो एक्शन रिसर्च है क्योंकि ये क्लासरूम अप्रोच है। 30 है जी, रिसर्चर्स आर द टीचर्स। साफ ज़रा टीचर्स एक्शन रिसर्च में होंगे, क्यों? क्लासरूम में कौन होगा? टीचर होगा, तो वो रिसर्चर ही टीचर ही होगा, तो एक्शन रिसर्च की बात होगी। और रिसर्च विच इज़ कंडक्टेड फॉर द इम्प्रूविंग क्लासरूम एंड स्कूल प्रैक्टिसेस। साफ ज़रा फिर क्लासरूम की बात होगी, फिर स्कूल यानी कि लोकल इमीडिएट पोजीशन की बात होगी, तो वो फिर भी एक्शन रिसर्च होगी। पुअर क्वालिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। क्या मतलब? देखिए एजुकेशनल रिसर्च में जो हमारा करिकुलम होता है, जो बाकी प्रैक्टिसेस होते हैं, उनको अप्लाई किसने करना होता है, उसको इंप्लीमेंट किसने करना होता है? टीचर ने करना होता है। तो अगर एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी तो इसका ताल्लुक किसके साथ है? एक्शन रिसर्च के साथ है। अभी उसकी वजूहत ढूंढी जाए भी क्या मसले। ठीक है, तो फिर अगेन क्लासरूम अप्रोच है, तो ये भी एक्शन रिसर्च ही होगी। हिस्टोरिकल रिसर्च इज रिसर्च बाय मेथड। अब ये दोबारा सवाल आ गया, ये हमने डिवीजन की हुई है, उम्मीद है आपने जो मैंने 2 बार 3 बार आपको समझाया है उसकी डिवाइड करके आपने उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद है जी सवाल नंबर 35, रिसर्च दैट इज कंडक्टेड फॉर स्टडीइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग द इवेंट्स ऑफ द पास्ट, या पास्ट इवेंट्स। ठीक है, तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है? अ रिसर्च दैट इज कंडक्टेड फॉर स्टडीइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग द इवेंट्स ऑफ द पास्ट, या पास्ट का लफ्ज़ में आना चाहिए था। ठीक है, यानी कि माजी की हाल अहवाल, हिस्ट्री को बयान करना। आपको अच्छी तरह पता है गुजरे हुए ज़माना हिस्ट्री, उसके पर रिसर्च जो होगी वो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है? द डाटा इज कलेक्टेड थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज। अब प्राइमरी रिसोर्सेज और सेकेंडरी रिसोर्सेज क्या मुराद है? देखिए हिस्टोरिकल रिसर्च का खासा है, 2 चीज़ें आपने याद रखनी। एक तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, एक इस पर इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होती है।
ये दोनों चीज़ें, प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और इंटरनल क्रिटिसिज्म, ये दोनों चीज़ें जो है किसका खासा होती है, याद रखना है आपने, हिस्टोरिकल रिसर्च का खासा होती है। अब इससे मुराद क्या है, प्राइमरी रिसोर्सेज से मुराद ये है कि अगर तो रिसर्चर ने, यानी कि प्राइमरी कहते हैं बुनियादी तौर पर खुद, रिसर्चर अगर खुद ही ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को, ठीक है, उसने खुद ही जाके देखे हैं, रिकॉर्ड को खुद देखा है, चीज़ों को खुद एनालाइज किया है, ठीक है, उसके एविडेंसेस खुद देखे हैं, तो वो तो होगा प्राइमरी। सेकेंडरी होता है अगर उसने खुद नहीं देखी लेकिन किसी दूसरे रिसोर्स से हासिल किया है, किसी और नरेटर से सुना है, ठीक है, किसी दूसरे शायद से सुना है, ठीक है, तो वो फिर सेकेंडरी। अगर खुद एनी शायद है तो प्राइमरी रिसोर्स है, अगर किसी और से कलेक्ट किया है तो वो फिर किसी और पर्सन से, किसी और सोर्स से लिया तो वो फिर सेकेंडरी रिसोर्स होगा। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्स की इसकी जो फीचर्स हैं वो हिस्टोरिकल रिसर्च के। इसी तरह इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म भी हिस्टोरिकल रिसर्च के ही फीचर हैं। ये बहुत अहम सवाल। अच्छा जी, दिस इज रिपोर्टेड बाय एन एक्चुअल ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट इन एन इवेंट, प्राइमरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स क्या होता है, ये हिस्टोरिकल रिसर्च का खासा है क्या, कि अगर तो ऑब्जर्वर था खुद रिसर्चर, यानी कि वो पार्टिसिपेंट था, यानी कि जो कुछ हो रहा था वो भी वहाँ पे मौजूद था, उसने खुद एनी शायद था अपनी आंखों से देखा है, खुद ही देखा है, तो वो प्राइमरी सोर्स होगा, ठीक है। रिपोर्टेड बाय द एक्चुअल ऑब्जर्वर, अगर रिसर्चर ही एक्चुअल ऑब्जर्वर है तो वो फिर प्राइमरी सोर्स बन जाएगा। द अकाउंट ऑफ द इवेंट्स दैट वर नॉट एक्चुअली विटनेस्ड बाय द रिपोर्टर, वो जो रिपोर्ट कर रहा है, वो जो बता रहा है, ठीक है, उसने खुद नहीं देखे बल्कि उसने किसी सुने हैं या किसी और जराये से इकट्ठी की इन्फॉर्मेशन, तो वो फिर सेकेंडरी सोर्सेज आ जाएंगे। उसके बाद हाँ जी, ये सवाल आ भी गया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च। इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो है वो किसकी क्वालिटीज़ हैं, वो हिस्टोरिकल रिसर्च। जहाँ मैं आपको ऐड करता चलूँ कि एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के ज़रिए रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च की वैलिडिटी चेक की जाती है, और इंटरनल क्रिटिसिज्म के ज़रिए रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च की रिलायबिलिटी चेक की जाती है। ठीक हो गया। 39 है, a research that aims at presenting the important facts about the life, character, ideas and contribution of the eminent educators, philosophers and the scholars to the field of education, इसको कहते हैं बिब्लियोग्राफिक रिसर्च। बिब्लियोग्राफिक रिसर्च भी बेसिकली हिस्टोरिकल रिसर्च की ही एक शाख है, इसको आप ज़्यादा बेशक ना पढ़ें, इसको इतना ही याद कर लें। बिब्लियोग्राफिक रिसर्च इज द टाइप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये आपने याद कर लेना है। द रिसर्च दैट इज कंडक्टेड फॉर स्टडिंग द लीगल बेसिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन बीइंग रन बाय द डिफरेंट रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप्स, कि उनकी लीगल क्या हैसियत है, कानूनी तौर पे क्या जवाब, जो साफ सर इसको लीगल रिसर्च करेंगे। और ये लीगल रिसर्च इज आल्सो द टाइप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, बिब्लियोग्राफिकल भी और लीगल भी, दोनों हिस्टोरिकल रिसर्च का हिस्सा है। अ रिसर्च दैट इज कंडक्टेड फॉर डिस्क्राइबिंग द करंट स्टेटस ऑफ द फिनोमेना। अब देखिए, रिसर्च बाय मेथड में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब हम हिस्टोरिकल को पढ़ चुके हैं, अब हम किसको पढ़ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव को। डिस्क्रिप्टिव कहते हैं हालिया करंट स्टेटस, आपने याद रखना है, इसके लफ्ज़ आता है करंट स्टेटस, यानी कि हम जब पूछ रहे होते हैं लोगों की किसी चीज़ के बारे में राय क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में क्या राय है, महंगाई कितनी है, डिफरेंट सोशल और बाकी चीज़ों के बारे में हम लोगों से उनकी राय ले रहे होते हैं, ठीक है। तो वो तमाम तर जो राय करंट इश्यूज़ के बारे में ले रहे होते हैं वो क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव। इसका ताल्लुक हालिया हालात व वाक़यात के साथ होता है। तो करंट स्टेटस ऑफ द फिनोमेना और द फिनोमेना, कोई अमल जो हालिया हाल से मुतल्लक़, उस पर लोगों की अब क्या राय है, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, लोगों की ओपिनियन की हासिल की जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर लोगों से ये पूछा जाए कि आप क्या हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, क्या ये अमेंडमेंट पास हुई है, कोई एक्ट पास हुआ है, कोई आप इसके हक़ में है नहीं है, महंगाई पर आप किसको ज़िम्मेदार ठहराना चाहते हैं, या कोई सोशल नॉर्म्स हो सकती हैं, ठीक है, पसंद नापसंद हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो क्या यहाँ पे पीपल्स की ओपिनियन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हासिल की जाती है। जिस तरह रिपोर्टर आप देखते हैं बात ले रहे होते हैं, लोगों से राय रहे होते हैं, लेकिन रिसर्च का अपना एक प्रोसेस है, ठीक है। सो पीपल्स ओपिनियंस, व्यूज़, परसेप्शंस, बिलीव्स, एटीट्यूड्स आर इन्वेस्टिगेटेड थ्रू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो बाकायदा जब रिसर्च की जाती है तो उसका एक बायोडाटा रखा जाता है, ठीक है, तो उसके क्वेश्चनर, उसके चेक लिस्ट, रेटिंग स्केल और उसके टूल डेवलप किए जाते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, और लोगों को जो ओपिनियन है वो फिर वहाँ पे उसके पे रेट की जाती है या कैलकुलेट की जाती है। तो डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें क्वेश्चनर, इंटरव्यूज़ आर द मेजर टूल्स ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। लोगों से हम सवालनामे के तहत कुछ उनसे हल कराएंगे, या उनसे कुछ 1 to 1 जो है वो सवालात पूछेंगे, इंटरव्यू करेंगे, ठीक है।
तो ये टूल्स हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में लोगों से ओपिनियन हासिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि रिसर्चर इस्तेमाल करता है। व्हाट आर द परसेप्शंस ऑफ द टीचर्स रिगार्डिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब देखिए ये करंट स्टेटस की बात हो रही है, करंट स्टेटस और फिनोमेना। व्हाट आर, अब ज़रा व्हाट आर हाल की बात हो रही है, ये खुद बता रही है स्टेटमेंट, व्हाट आर क्या है हाल, ठीक है ना, माजी नहीं है, हाल की बात हो रही है, ठीक है। व्हाट आर द परसेप्शन ऑफ द टीचर रिगार्डिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर्स की अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में क्या राय है, क्या ट्रेनिंग्स करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उनको इक्विपमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, वट एवर जो भी उसकी स्टेटमेंट की नेचर होगी क्वेश्चनर की, ठीक है। तो हम इसको किस में हाल के बारे में बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो ये अगेन करंट स्टेटस और फिनोमेना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। व्हाट विल बी, व्हाट विल बी, देखिए विल बी आ गया व्हेन। अब देखिए यहाँ पे हमारी रिसर्च बाय मेथड की तीसरी किस्म एक्सपेरिमेंटल रिसर्च शुरू हो रही है, ठीक है। व्हाट विल बी व्हेन सर्टेन वेरिएबल्स आर केयरफुली कंट्रोल्ड एंड मैनिपुलेटेड। याद रखें जब भी वेरिएबल्स की बात होगी, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है और मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब ऑब्जर्व करने से क्या मुराद है, कंट्रोल से क्या मुराद है, मैनिपुलेट करने से क्या मुराद है, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। वेरिएबल एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो जब भी वेरिएबल की बात होगी, ठीक है, मैनिपुलेशन की बात होगी, वेरिएबल की बात होगी, तो इसका ताल्लुक डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ होता है। यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कुछ फीचर हैं, हर रिसर्च के कुछ फीचर हैं, ठीक है। जिस तरह हिस्टोरिकल रिसर्च के इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है, ठीक है, और प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज है, ये हिस्टोरिकल के। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के भी कुछ फीचर है, उसमें कंट्रोल आ जाता है, मैनिपुलेशन आ जाती है, उसके बाद वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये उसके फीचर्स हैं, रेप्लिकेशन भी इस तरह आ जाती है। So, what will be when certain variables are carefully controlled or manipulated? So, this is called experimental research या experimental research. अब वेरिएबल क्या होता है, फिनोमेना विच हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वेरिएबल क्या होता है, वो चेंज हो सकता है। एक ऐसी चीज़ जिसको रिसर्चर अपनी मर्जी के तहत या तो उसको ऑब्जर्व करता है, या उसको चेंज करता है, या उसको कंट्रोल करता है, वो वेरिएट होता रहता है, उसमें चेंजेस आती रहती हैं, तो वो चीज़ वेरिएबल कहलाती है। The condition are the characteristics that the research manipulates, control और observe। देखिए एक वेरिएबल को ऑब्जर्व भी किया जाता है, ऑब्जर्व कैसे किया जाता है मैं ज़रा आपको डिटेल बताता हूँ। ऑब्जर्व ऐसे किया जाता है कि जब दो वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, उसका असर नोट किया जाता है किस पर, डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ठीक है। इंडिपेंडेंट का असर होता है किस पर होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर होता है, ठीक है। अब जो असर डालेगा ना, जो असर होगा डिपेंडेंट वेरिएबल पर, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि पहले क्या था अब क्या है, तो ये ऑब्जर्व आ गया। कंट्रोल में क्या होता है कि कोई और चीज़ डिपेंडेंट वेरिएबल पर असरअंदाज नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही का असर नोट करना चाहिए, तो ये कंट्रोल आ जाता है वेरिएबल का, ठीक है। मैनिपुलेशन क्या होती है कि रिसर्चर अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकता है ताकि उसका असर देख सके किस पर, डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो ये जो मैनिपुलेशन है, हेरा फेरी है, ये जो उसका एक इंडिपेंडेंस है कि वो उस चीज़ को चेंज कर सकता है उसका असर नोट करने के लिए, तो इस अमल को हम रिसर्चर की जो चेंज करने का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज़ करने का जो अमल है उसको मैनिपुलेशन कहते हैं। तो वेरिएबल में तीनों चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़, ऑब्जर्व किया जा सकता है, कंट्रोल और मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। 50वां सवाल, इट इज़ अ वेरिएबल और एन एक्टिविटी बिलीव टू मेक अ डिफरेंस। अब याद रखें दो वेरिएबल होते हैं, वैसे तो बहुत सारी वेरिएबल की किस्में हैं, लेकिन दो मेन वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो आज़ाद होता है, जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट करना होता है, जिसको, ठीक है, उसका असर देखा जाता है, यानी कि ये काज होती है, ठीक है, ये काज होती है जिसका असर देखा जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इट इज़ अ वेरिएबल और एन एक्टिविटी बिलीव टू मेक अ डिफरेंस, यानी कि इसकी वजह से कोई ना कोई डिफरेंस आएगा। मैं आपको इसकी सादी मिसाल दे देता हूँ। आपका एक चूल्हा है गैस का, ठीक है, ऊपर जो है वो पानी है, ठीक है। अब आग का कंट्रोल आपके हाथ में है, उसका असर आपने देखना है पानी पर कि कितना हीट अप होता है, ठीक है। अब उस आग की स्पीड को आप बढ़ाते हैं, वो बटन जो है आप घुमाते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका असर देखते हैं पानी पर, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो पानी पर देखेंगे तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। अब इस स्विच का कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है, यानी कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं,
ये मैंने आपको एक देसी सादा सी मिसाल दी है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फ़र्क होगा, ये डिफरेंस डालेगा टेम्परेचर में, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड, इसको बहुत से और नाम है, इसको काज भी कहते हैं, इसको स्टिमुलस कहते हैं, इसको एंटीसीडेंट भी कहते हैं, तीनों नाम इसी के हैं, यानी कि इसी की वजह से कोई ना कोई असर पड़ता है, इसी का असर नोट किया जाता है। अच्छा जी, इट इज़ अ चेंज। अब देखिए चेंज किस में आती है, पहले तो पानी का टेम्परेचर और था, अब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चेंज हमेशा नोट किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, कि भाई पहले इसकी ये हालत थी, अब हमने इस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई किया, यानी कि वो जो कंट्रोल था उसको अप्लाई किया, तो उसके नतीजे में क्या चेंज आया, तो चेंज हमने नोट करना है, यानी कि उसको ऑब्जर्व करना है, किस पर, डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ठीक हो गया। सो इट इज़ अ चेंज इन ग्रुप दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नतीजे में जो उस पर चेंज आया, तो चेंज तो किस पर देखना है हमने, पहले इतना टेम्परेचर था अब इतना है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम इफेक्ट देखते हैं, जो इंडिपेंडेंट होता है वो काज होता है, और जो डिपेंडेंट होता है वो उस पर हम इफेक्ट देखते हैं, चेंज देखते हैं। दीज आर द वेरिएबल्स विच इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल बट आर अदर देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए जब एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म हो रहा होता है ना होना तो ये चाहिए होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही डिपेंडेंट वेरिएबल पर असर नोट किया जाए और कुछ और चीज़ का असर शामिल ना हो, ठीक है। तो लेकिन माहौल में, लेबॉर्ट्री में, उस जगह में कुछ ऐसे अनासर भी मौजूद होते हैं जो फिर भी डिपेंडेंट वेरिएबल पर अपना असर डाल रहे होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट तो डालना ही होता है ना, लेकिन कुछ और जिसकी वजह से वो एक्चुअल रीडिंग्स नहीं आती, थोड़ा बहुत गड़बड़ होने का खदशा होता है, तो ये इनको एक्सट्रीनियस वेरिएबल कहा जाता है, यानी कि ये वो वाले वेरिएबल्स हैं जो एक्चुअली हम नहीं चाहते कि इनका असर डिपेंडेंट वेरिएबल पर हो, तो इनको दूर रखने के लिए हम फिर कंट्रोल अप्लाई करते हैं, ठीक है, कंट्रोल अप्लाई करते हैं, ताकि क्या, कि ये उस एक्सपेरिमेंट से दूर रहे, क्योंकि हमने जिस चीज़ का एक्चुअली फाइंडिंग्स लेनी है, जिस चीज़ का इफेक्ट नोट करना है, उसी का ही इफेक्ट नोट कर सकें, ठीक हो गया। तो ऐसे वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट का तो हमने रिजल्ट लेना है ना, उसका तो इफेक्ट हमने लेना है, लेकिन बाकी को तो नहीं लेना, तो बाकी ऐसे जो खदशा है कि ये भी असरअंदाज हो सकते हैं, वो इररेलेवेंट होते हैं, ठीक है, उनको एक्सट्रीनियस वेरिएबल कहा जाता है। द एफर्ट्स which researcher makes to remove the effects of the irrelevant or extraneous variable। देखिए रिसर्चर क्या करेगा, वो चाहेगा कि भाई मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही रिजल्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर अप्लाई करूं और इसी की रीडिंग लूं, और कोई चीज़ दूर रहे, तो उसके लिए क्या करेगा, वो कंट्रोल अप्लाई करेगा। तो क्या करेगा, वो इन चीज़ों को, बाकी इररेलेवेंट चीज़ों को, गैर ज़रूरी वेरिएबल्स को रिमूव करेगा, और इस अमल को क्या कहते हैं जी, कंट्रोल करना कहते हैं। इसीलिए जो वेरिएबल होता है वो ऑब्जर्वेबल होता है, ठीक है, कोई वेरिएबल जो है हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, यानी कि उसका चेंज देख रहे होते हैं, जो वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर होता है, ठीक है। किसी को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, इसका ताल्लुक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होता है, और कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसका ताल्लुक किसके साथ होता है, क्या नाम है, एक्सट्रीनियस वेरिएबल के साथ होता है, वो आउट रेंज स्टडी से। 55 इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एवरी नंबर ऑफ अ पॉपुलेशन हैज़ इंडिपेंडेंट इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, रैंडमाइजेशन। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है, रैंडमाइजेशन। अगर आपने एक्चुअल रिजल्ट्स लेने हैं तो आपको ग्रुप्स जो है वो रैंडम, यानी कि बिल्कुल विदाउट एनी बायस बनाने पड़ेंगे, जिस तरह लॉटरी मेथड होता है, ठीक है। तो रैंडमाइजेशन जो है वो क्या तरीक़ाकार है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि हर एक का जो है बराबर चांस। हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक चीज़ पर हम एक्सपेरिमेंट, देखिए दो ग्रुप होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, ठीक है। जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे होते हैं, दो ग्रुप बनाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। अब हमने देखना होता है कि भाई हमने जो एक्सपेरिमेंट करना है, जिस पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसको हमने ट्रीटमेंट देनी होती है, कंट्रोल ग्रुप को हमने कुछ नहीं कहना होता, उसको हमने ट्रीटमेंट नहीं देनी होती, बल्कि उसको ट्रेडिशनल वे में फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हम ये नहीं कर सकते कि एक ग्रुप में जो है हमने बहुत ही सही, जिस तरह के स्टूडेंट्स हो तो बहुत लाइक स्टूडेंट डाल दिए और दूसरे में नालायक स्टूडेंट डाल, ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, फेयर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो हमने क्या करना पड़ेगा, लॉटरी मेथड के जरिए उनको रेंडमाइजेशन करना पड़ेगी, यानी कि उनको बराबर बराबर तकसीम करना पड़ेगा ताकि एक्चुअल रिजल्ट्स आ सके। तो इस अमल को रेंडमाइजेशन कहते हैं, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब देखिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का हिस्सा है, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का हिस्सा है। दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, ठीक है।
अच्छा, एक और इसकी जो है फीचर होता है वो होता है रेप्लिकेशन। कंडक्ट अ नंबर ऑफ स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स या सब एक्सपेरिमेंट रादर देन वन एक्सपेरिमेंट्स ऑन द लार्ज स्केल। हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बातों का बहुत बड़े लार्ज स्केल पर तजर्बात करने की बजाय उनको छोटे छोटे स्टेप्स में तकसीम कर सकते हैं, या उनको कहीं ना कहीं छोटे छोटे पैमाने पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस अमल को रेप्लिकेशन कहा जाता है, ताकि हम उसकी वैलिडिटी चेक कर सकें क्या ये वही रिजल्ट्स दे रहे हैं कि नहीं। अच्छा जी, 58 सवाल नंबर है कि रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स आर ड्यू टू द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नॉट ड्यू टू द एक्सटेरियस वेरिएबल। अच्छा जी, अब इसको कहते हैं, देखिए टू टाइप्स ऑफ वैलिडिटीज़ होती हैं, एक एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी होती है, ठीक है, और एक इंटरनल वैलिडिटी होती है। एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी क्या है और इंटरनल वैलिडिटी क्या है, अगले दो सवालों में हमने ये चीज़ समझनी है। एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी ये है, देखिए एक्सपेरिमेंट होते ही तब है हम जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो है इफेक्ट जो है फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट तब ही सही होगा जब हमने हकीकतन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही डिपेंडेंट वेरिएबल पर रिजल्ट फाइंड आउट किया है, तो तब तो एक्सपेरिमेंट वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि कोई और चीज़ जिस तरह के एक्सटेरियस वेरिएबल थे वो भी इस पर अपना असर डाल रहे हैं और हमने कहा कि भाई हमारी रिसर्च होगी ना। एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी यानी कि तब एक्सपेरिमेंट वैलिड होगा जब हमने जो क्या नाम है वो फाइंडिंग्स की, रिजल्ट्स हासिल किए, वो एक्चुअली उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ही मैनिपुलेशन के नतीजे में मिले हैं जिसका हम असर फाइंड आउट करना चाह रहे थे, तब तो होगा एक्सपेरिमेंट वैलिड। तो इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ही नतीजे में हमने रिजल्ट्स फाइंड आउट किए हैं, उसी की मैनिपुलेशन, कोई और चीज़ शामिल नहीं है, तो तब वो क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट वैलिड। इसको एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी कहते हैं। 59 है ऑब्जर्व डिफरेंसेस ऑफ रिसर्च इज एक्चुअली ड्यू टू द मैनिपुलेशन ओनली एंड नॉट समथिंग एल्स, दिस इज कॉल्ड इंटरनल वैलिडिटी। ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी क्या है, जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो क्या है ये, अब देखिए एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी में तो ये था कि वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है जिसका हम रिजल्ट नोट करना चाह रहे थे। ठीक है, 59 में क्या है कि वाक़तन किसकी वजह से है, उसकी मैनिपुलेशन की वजह से। ठीक है, तो मैनिपुलेशन की ही वजह से होगा, तो तब हम उसे क्या कहेंगे, इंटरनल वैलिडिटी कहेंगे। अब देखें इसी तरह एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, एक इंटरनल वैलिडिटी होती है, एक देखिए तीन टाइप्स ऑफ वैलिडिटी अब आ गई है। एक एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी, एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी ये होगी कि इंडिपेंडेंट का ही डिपेंडेंट पर रिजल्ट है, उसके रिजल्ट इफेक्ट का रिजल्ट है। ठीक है, अच्छा इंटरनल वैलिडिटी क्या है कि उसी मैनिपुलेशन के नतीजे में ही हमने ये फाइंडिंग्स ली। और एक चीज़ होती है क्या, एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि अब इन चीज़ों को इस जैसे बाकी मौके पर भी अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि जनरलाइज किया जा सकता है। याद रखिए एक्सटर्नल वैलिडिटी का ताल्लुक जनरलाइजेशन के साथ होता है, यानी कि अब मैंने एक्सपेरिमेंट ऐसा परफॉर्म किया है, मेरी इतनी फाइंडिंग्स ज़बरदस्त है, अच्छी है, ट्रू है, कि इस जैसी किसी भी सिचुएशन पे अप्लाई कर दे तो सेम रिजल्ट्स आएंगे। तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी, और इसको ताल्लुक जनरलाइजेशन के साथ होता है, यानी कि किसी और सेटिंग में भी हम उसको यूज़ करें तब भी यही रिजल्ट आएगा, तब जाके हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी का ताल्लुक ये होता है जनरलाइजेशन के साथ होता है कि किसी और सेटिंग में भी हम जाके अगर ये परफॉर्म करेंगे तब भी हमें कोई डर नहीं है, सेम रिजल्ट्स आएंगे। तो फाइंडिंग इन वन स्टडी कैन बी अप्लाइड और जनरलाइजेबल टू अदर पॉपुलेशन और अदर सेटिंग एंड सिचुएशन इज कॉल्ड। किसी देखिए मैंने जो अगर सही परफॉर्म किया तो किसी और सेटिंग में भी वो सही वही रिजल्ट देगा, तो अगर उसको बाकी सिचुएशन में भी इसी तरह अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, जनरलाइज किया जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सटर्नल वैलिडिटी का ताल्लुक जनरलाइजेशन के साथ होता है। सवाल नंबर 61 है कलेक्टिंग डेटा इन ऑर्डर टू डिटरमिन वेदर एंड टू व्हाट डिग्री। अब देखिए अब एक और रिसर्च बाय मेथड की एक और रिसर्च टाइप शुरू हो रही है, ठीक, जिसको हम कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, कलेक्टिंग डेटा इन ऑर्डर टू डिटरमिन, ये मालूम करने के लिए डाटा इकट्ठा करना कि वेदर एंड टू व्हाट, कि आया या किस हद तक, डिग्री, अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्वान्टिफाइबल वेरिएबल्स एग्जिस्ट, कि दो चीज़ों के दरमियान कितना ताल्लुक है। अब देखें दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक की बात हो रही, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोरिलेशन। जब भी कोरिलेशन की बात होगी रिलेशनशिप लाजमी आएगा साथ में डेफिनेशन में। ठीक है, मिसाल के तौर पर दो चीज़ों के साथ ताल्लुक, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोरिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है। ठीक है, खैर मतलब क्या है जी,
मिसाल के तौर पर सर्दी की वजह से शाल की फ़रोख्त इसका दोनों के आपस में क्या ताल्लुक है, ठीक है। स्मोकिंग का सेहत पर क्या ताल्लुक है, यानी कि दो चीज़ों का, दो वेरिएबल्स का आपस में क्या ताल्लुक है, इसको क्या चीज़ कहते हैं, को रिलेशन रिसर्च। ठीक हो गया जी। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, देखिए जब भी रिलेशनशिप की बात आ जाए ना, आपकी जो डेफिनेशन है वो को रिलेशन की होगी। वो रिलेशनशिप यानी कि रिलेशनशिप दो कितना क्या है भी या नहीं, ये भी हो सकता है ना हो, ज़ीरो को रिलेशन हो, ठीक है। अच्छा, अगर है तो फिर कितना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, ये अलग डिस्कशन है फिर। सो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड सेल्फ इस्टीम, ये कौन सी, अब देखिए दोबारा रिलेशनशिप है, सेल्फ इस्टीम पर और इंटेलिजेंस पर आपस में कितना गहरा ताल्लुक है, रिलेशन है, तो ये भी को रिलेशन रिसर्च की मिसाल होगी। 63 आज का आखिरी क्वेश्चन है, आ रिसर्च इन विच रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू डिटरमिन द कॉज और रीज़न फॉर द एग्जिस्टिंग डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। ये नेक्स्ट पेज पे था, इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इससे फिर हम आगे चलेंगे, 64 पे चलेंगे इंशाल्लाह। रिसर्च इन विच अ रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू डिटरमिन द कॉज और रीज़न पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है, फॉर एग्जिस्टिंग डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, कि एक चीज़ की दूसरे चीज़ पर जो काज है उसकी वजह क्या है, ठीक है। तो इसका तल्लुक जो है वो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च के साथ होता है। तो इसको कॉजल कंपैरेटिव को इंशाल्लाह हम मज़ीद अपने रिसर्च के जो उसकी सेकंड वीडियो बनाएंगे उससे स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये रिसर्च का टॉपिक पसंद आया होगा, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सब काम नासिर हो, जीते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।